चीजें ग्राउंड रियलिटी जान लीजिए। पटना की विपक्षी पार्टी की मीटिंग में केसीआर बुलाए नहीं गए थे। दूसरी चीजें समझ लीजिए, अगर महाराष्ट्र का में उत्पन्न घटनाक्रम की बात करें तो केसीआर साहब 600 गाड़ियां लेके पटना में एक दर्शन के बहाने वो एक पॉलिटिकल रैली जैसी काम उन्होंने किया था और ऐसा लगा था कि वो महाराष्ट्र में भी अपनी कुछ संभावनाएं खोज रहे हैं। अब ऐसे समय में अगर अखिलेश यादव जी तेलंगाना जाते हैं और उनसे मिलते हैं तो वो सिग्नल कुछ अजीब से आ रहे हैं, क्योंकि अखिलेश यादव जी क्या विपक्षी में उनसे कहा गया था कि आप ये जिम्मे, जैसे नीतीश कुमार जब सबको बुला रहे थे तो उनके जिम्मे ये काम था, उन्होंने अपने जिम्मे ये काम लिया था कि जो जो पार्टीज कांग्रेस से डायरेक्टली बात नहीं कर सकती। मैं शीतल जी आपसे इसलिए ये जानना चाह रहा हूं कि ये आप भी जानते हैं कि बिना उत्तर प्रदेश को ठीक किए जो बीजेपी को हराने का विपक्ष का सपना है वो बहुत ठीक से पूरा नहीं होगा। पहली जगह है और जो सबसे पहला वो है वो उत्तर प्रदेश को ठीक करना होगा, और वहां पे बिना अखिलेश यादव के ये लड़ाई कैसे लड़ी जाएगी नहीं समझ में आ रहा है। ये कल का जो घटनाक्रम हुआ उस पर जरा एक आपकी टिप्पणी ले लें, वो केसीआर क्या है उनका जाना, और इस पे जरा एक चीज समझ लें शीतल जी। देखिए, किसी नेता का किसी नेता से मिलना विपक्ष में कोई इशू वैसे नहीं बनता, लेकिन ये जो आपने इंट्रोडक्शन में सब चीज़ें कही हैं, उत्तर प्रदेश में हम ये नहीं होते हुए पा रहे हैं कि अखिलेश यादव, जिनके पास अभी तक जो हमारे पास विपक्ष है उसमें सबसे बड़ा जनसमर्थन है उनके पास, उसका वो किसी किस्म का राजनीतिक उपयोग कर रहे हों कि जिससे बीजेपी का मुकाबला करने का माहौल उत्तर प्रदेश में बने, ऐसा हम नहीं देख पा रहे हैं। हम ये भी नहीं देख पा रहे हैं कि वो उत्तर प्रदेश में जो छोटे छोटे से सामाजिक समूह हैं जिनकी अपने राजनीतिक दल हैं, मल्लाहों के हैं, राजभरों के हैं और अन्य हैं, उनमें वो कोई किसी किस्म की पहल उनकी ओर से हो रही हो। अगर उनके साथ लीडर्स ना आ रहे हों तो वो कोई उनके ग्रुप बना के उनमें काम कर रहे हों, कम से कम वो ओबीसी के ही सवाल बड़े कर रहे हों जिससे ऐसा लगे कि कमंडल के सामने मंडल खड़ा हो रहा है, जो एक राजनीतिक सवाल है आज का। ऐसी वो कोई काम करते हुए हमें नहीं मिल रहे, बल्कि जो लोग ऐसा चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश में कुछ हो, उनको इस बात से निराशा हो रही है, खासकर अक़लियतों को, क्योंकि वो ज़्यादा कठिनाई में है। जो अभी निज़ाम है वो उनके साथ भेदभावपूर्ण उसका रवैया है। बहुत सारे मामलों में उनके खिलाफ होने वाले अत्याचारों में उनके कानून और दूसरी चीज़ें उनके साथ न्याय नहीं कर रही हैं, बल्कि अन्याय करती हुई मिल रही हैं। उनके रोजी रोजगार पर हमलों के रास्ते निकाले जा रहे हैं, तो वो बहुत कठिनाई में है। वो चाहते हैं कि इस चीज़ से निजात मिले। वो चाहते हैं ऐसी राजनीतिक ताकतें जो लोकतंत्र और धर्मनिरपेक्षता की बात करती हैं वो मजबूत हों, वो चुनाव जीतें और उनको इस परिस्थिति से बाहर निकालें। ये जिम्मेदारी इस तरह से अखिलेश जी के ऊपर आती है और उन्होंने उनको भरपूर समर्थन पिछले विधानसभा चुनाव में दिया, जिससे वो ऐतिहासिक मत प्रतिशत यानी 37% तक पहुंचे। लेकिन वो इस जिम्मेदारी को निभाते हुए नहीं मिल रहे हैं, निराशा पैदा कर रहे हैं अपने समर्थकों में, अपने फॉलोअर्स में और एक उस समाज में जो उनकी ओर आशा भरी निगाह से देख रहा है। ये उत्तर प्रदेश में हो रहा है। ऐसे में मुझे नहीं मालूम कि उनकी मंशा क्या है। ना आपको मालूम है, चूंकि ये संभव नहीं है, फोन वगैरह पे नेता बात करने से बचते हैं, चूंकि सब टेप वगैरह होता है। हो सकता है कि वो इसलिए वहां गए हों कि बातें आजकल नहीं की जा सकती फोन वगैरह पर, लेकिन हम उसको सदिच्छा से ही देखें। हो सकता है वो कर्नाटक में होने वाली अगली विपक्ष की मीटिंग से पहले उनकी राय लेने गए हों और उसके लिए उनको किसी ने आपस में तय करके उसके लिए निर्देशित भी किया हो, लेकिन ये कोई बात हमारे आपके सामने नहीं है। और उत्तर प्रदेश में 80 लोकसभा सीटें हैं। भारतीय जनता पार्टी के पास पहले से ही 65 के आसपास सीटें हैं। भारतीय जनता पार्टी वहां अपने स्कोर को और आगे बढ़ाना चाहती है, वो इस पर लगातार काम कर रही है। उसने राजभर पार्टी के लिए भी दरवाजे खोले हैं, मल्लाह पार्टी उसके पास है, अन्य छोटे छोटे जो राजनीतिक समूह हैं उसमें उसने मंत्रिमंडल और दूसरी जगहों में लोगों को प्रतिनिधित्व दिया है। वो लगातार ये कोशिश कर रहे हैं कि जो पिछड़े वर्गों की एकता है
मंडल के आधार पर जो इकट्ठा होती है, इसमें तगड़ी सेंध रखें, क्योंकि अगर पिछड़ों की मेजॉरिटी उनको वोट नहीं करती तो उनके लिए कठिनाई होगी। तो वो तो हमें अपना काम करते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन जिसका काम इस काम का मुकाबला करना है राजनीतिक रूप से, हम बीएसपी की बात इसलिए नहीं करेंगे कि वो बहुत स्पष्ट है कि बीएसपी के मामले जिस तरह के हैं, आर्थिक मामले, वो आर्थिक मामले समाजवादी पार्टी के भी हैं, लेकिन बीएसपी को हमने पा लिया है कि उन्होंने सरेंडर कर दिया है। तो उनसे तो अब कोई उम्मीद किसी उसको नहीं है जो थोड़ी बहुत भी राजनीतिक समझ रखता है कि बीएसपी अगले चुनाव में क्या करेगी, या ओवैसी क्या करेंगे, या इस तरह के बहुत सारे छोटे समूह क्या करेंगे, ये सबको पता है। लेकिन जिनसे उम्मीद है वो उम्मीद टूटती हुई नजर आती है उत्तर प्रदेश में बार बार। ये बहुत दुखांत है, लेकिन ये रियलिटी है। क्या कहा जाए इस पर, इसके अलावा कि बार बार इसका उलाहना दिया जाए, और क्या किया जा सकता है, क्योंकि करना उन्हीं को है। एक बड़े सामाजिक समूह का नेतृत्व उनके पास है, रातों रात ये बदल नहीं सकता, और अगर वो ये बदल नहीं सकता तो अगर वो भी कुछ नहीं करेंगे तो फिर वो बीजेपी को वॉक ओवर देने जैसा है उत्तर प्रदेश में। जी, मैं शीतल जी, आपको जाना है तो मैं आपसे एक और प्रश्न ले रहा हूं, क्योंकि आप ट्रेवल कर रहे हैं। प्रोफेसर साहब, आपसे इजाजत लेके मैं शीतल साहब छोड़ दूं, क्योंकि ये ट्रेवल कर रहा है। अभी कनेक्शन बहुत अच्छा इनका मिल रहा है, बातचीत स्पष्ट हो रही है, नहीं तो कभी कभी कनेक्शन टूटता है। तो मैं दूसरा प्रश्न भी आपसे कर ले रहा हूँ, उसके बाद अगर हो तो रोका, नहीं रास्ते में बात कर लेंगे। तो एक छोटा सा प्रश्न और है। प्रश्न ये है कि इनका तो हो गया, ये साफ साफ डराने का काम हो रहा है कि जिस तरह से डरा धमका के, ये तो सब बिल्कुल खुल गया है कि महाराष्ट्र में केवल डरा धमका के लोगों को लाया गया है कि भाई तुम्हारे अगेंस्ट ये केस, तुम्हारे अगेंस्ट ये केस, तुम्हारा ये ले लेंगे। अब एक तेजस्वी यादव के ऊपर भी इन लोग फंदा डालने की कोशिश कर रहे हैं। तेजस्वी यादव 2000 में वर्ष थे। तेजस्वी यादव ये कहा जा रहा है कि लैंड फॉर जॉब स्कैम में इनका नाम है। तो मैं ये मान सकता हूं भाई ठीक है, राहुल आप लालू यादव को उसमें करिए, किसी को भी, लेकिन एक 15 साल का बच्चा, उसके पिता अगर हम और आप भी 15 साल के हैं, हमारे बेटे 15 साल के हैं, उसको तो ये साफ साफ ये नजर आ रहा है कि उनको केवल इस नियत से कि उनको डराया जाए, ये किया जा रहा है। आपको क्या लगता है कि तेजस्वी यादव जैसे लालू यादव मुकाबला कर रहे हैं, तेजस्वी यादव अभी तक तो दिखे हैं कि वो मुकाबला करते नजर आए, तो इस उसमें जो सीबीआई डराने का काम की है, उससे तेजस्वी यादव की सिंपैथी भी बढ़ेगी, और ठीक है जेल अगर जाना होगा तो जाएंगे उसके, लेकिन उससे क्या उनका पॉलिटिकल करियर पे फर्क पड़ेगा? देखिए, लालू परिवार की एक बारे में कंसिस्टेंसी रही है। एक, उन्होंने सांप्रदायिकता के मसले पर कभी न ढील दी न समझौता किया, और ये श्रेय उत्तर भारत के राजनीतिज्ञों में लालू की जो क्रेडिबिलिटी है इस लेवल पर, उसका कोई मैच नहीं है। ये ठीक है कि हमारे समाज का जिस तरह से ढांचा है, उसमें बहुत कुछ जातियों के पास सामाजिक प्रिविलेज है, मीडिया में उनको ज़्यादा जगह मिलती है, जुडिशरी वगैरह में उनको एक अनचाहा समर्थन मिल जाता है, नौकरियों में उनको प्राथमिकता मिल जाती है, इंटरव्यू में उनको ज़्यादा नंबर मिल जाते हैं। ये सब हमारे समाज में एक विषमता है और इसका असर है, तो इसका नुकसान भी है। लालू चूंकि यादव भी हैं, और वो एक समय विशेष में जब देश में परिवर्तन शुरू हुआ और पिछड़ी और दलित जातियों के लोगों ने राजनीतिक तौर पर अपना हक मांगा और वो हक हासिल भी किया, तो निश्चित तौर पर उनके प्रति एक जो चलता हुआ एस्टेब्लिशमेंट था, उसमें एक नकारात्मक भावना थी। मीडिया में हम लोग जानते हैं कि बिल्कुल थी। उनके बारे में कभी उनको सम्मान से नाम नहीं लिया गया। लालू वैसे ही अपने आप में एक थोड़ा सा व्यंग्य जैसा नाम है, लेकिन सारे कार्टून और सब कुछ उनको ललुआ और उस तरह की चीजें कहते रहते थे। और जब उनके खिलाफ मामला मिला, पता नहीं उसकी असलियत क्या है, लेकिन उस मामले को मीडिया और सोशल मीडिया और जहां भी संभव था, जहां भी संवाद हो सकता था, वहां उसको तुलनात्मक रूप में बहुत बढ़ा चढ़ा के और अकेले उसी को केंद्रित किया गया कि जैसे पूरे देश में सिर्फ और सिर्फ यही एक नेता हैं या फैमिली है जिन्होंने भ्रष्टाचार नाम के शब्द उसको छुआ है। हम आप सब जानते हैं कि संगठित भ्रष्टाचार, और अगर आपके पास उसको डिफेंड करने के लिए फौज है जैसी कि आज है, तो आप
किसी मामले में कुछ नहीं कर सकते। हर मामला आ रहा है, हर मामले को डिफेंड करने के लिए हमारे शाम को सारे नोएडा चैनल आपकी हमारी जगह लिए रहते हैं। तो बड़े से बड़े मामले, पेगासस हो, आपका रफाइल हो, अभी हाल में जो परचेजेस हुई हैं, ये बहुत सारे मामले हैं। अडानी का पूरा मामला ही इतनी बड़ी हिंडनबर्ग रिपोर्ट है, हजारों मामले हैं, अब एक दो नहीं है। लेकिन ये मामले मामले बन नहीं सकते। हमारे यहाँ सिस्टम ऐसा है कि मामले का होना और मामला बनना, इन दोनों में बहुत लिप और उसका अंतर है। जैसे मणिपुर है, मणिपुर हमारे यहाँ खबर ही नहीं है, फ्रांस खबर है। फ्रांस में सिर्फ एक लड़का मारा गया, उसके बाद जो भी हिंसा हुई कोई मृत्यु नहीं हुई है, और 150 लोग मणिपुर में मारे गए हैं। अभी कल परसों फिर 4-5 लोग मारे गए हैं। हर दूसरे तीसरे दिन 5-7 आदमी मारे जा रहे हैं। मणिपुर अल जजीरा में खबर है, भारत के नोएडा के मजीरा में है ही नहीं। तो हम विमर्श कैसे पैदा करते हैं, कैसे हम किसी को विलेन बना देते हैं और कैसे किसी को हीरो बना देते हैं, इसमें बड़ी विसंगतियां हैं हमारे पूरे सेटअप में। तो उस सेटअप के तहत लालू परिवार आज विलेन है। और लेकिन उसके साथ ये श्रेय है कि सांप्रदायिकता से लड़ाई में उन्होंने इतनी सारी कठिनाइयों के बावजूद, लंबे समय तक जेल में रहने के बावजूद, विभिन्न एजेंसियों द्वारा लगातार निशाने पर लिए जाने के बावजूद, जुडिशरी से भी कोई अपेक्षित सहयोग न मिलने के बावजूद अपनी कंसिस्टेंसी कायम रखी। मुझे उम्मीद है कि ये लड़का जो लालू जी का है, जिसके हाथ में अब जिम्मेदारी चली गई है धीरे धीरे, मुझे नहीं लगता कि ये इस परंपरा को तोड़ेगा, बल्कि मुझे लग रहा है कि कठिनाइयों से लोगों में एक दृढ़ता भी पैदा होती है। क्योंकि उनके जब अभी हाल में सीबीआई उनके घर गई थी, तो राबड़ी का रिएक्शन, राबड़ी देवी जी का मैं रिएक्शन देख रहा था, और वो रिएक्शन जो था वो ये था कि ये तो हमारे साथ अब नियति है, छापा पड़ना, ये सब होना, रोज तंग करना, बदनाम करना, ये हमारी नियति है और हमें इसे आमने सामने से फेस करना है। हमारे पास इससे एस्केप का कोई रास्ता नहीं है। तो मुझे लगता है कि वो परिवार अभी इस परंपरा को कायम रखता हुआ मिलेगा हमें। जी जी शीतल जी, बस चलते चलते मैं अपनी राय बता दूं और आपसे एक शब्द में पूछूं। लालू का 2004 से 2009 जिस समय रेल मंत्री थे, मेरे बहुत मित्र रहे हैं, आपके भी बहुत मित्र हैं रेलवे में। ही हैज बीन हाल के दिनों के सबसे सफल रेल मंत्रियों में रहे। उन्होंने रेल का बहुत फायदा कराया था, रेल एज अ इंस्टीट्यूशन उन्होंने बहुत फायदा कराया था। आप रेल के किसी अधिकारी से पूछिए, अब वो उनकी इमेज ऐसी बन गई थी कि उनको कुछ जोकर और इस तरह का लोग बनाते थे, लेकिन एज अ मिनिस्टर बहुत सक्सेसफुल रेल मंत्री रहे थे, जो मेरे बहुत से मित्र इसकी तायीद करेंगे, आपके मित्र भी इसकी करेंगे। सब यही कहते हैं, जो आपने कहा यही बात सब कहते थे और कहते हैं। लेकिन वही मैंने कहा कि हमारे जो प्रेजुडिसेस हैं वो हमारे खून में है। हमारे यहाँ सामंतवाद हमारी आदत में है। हमारे यहाँ काम करना, कामगार के प्रति घृणा रखना, ये हमारी सोच समझ में है। दुनिया में हर जगह कामगार की इज्जत होती है, हम काम करने वाले आदमी को बड़ी नफरत से देखते हैं, हे समझते हैं उसको। तो ये हमारी अपनी सोच समझ की बीमारियां हैं, और उन बीमारियों की बड़ी सजा है बहुत सारे लोगों के साथ, परमानेंट सजा है। लालू का परिवार भी उसका एक शिकार है। मैं नहीं कहता कि उनके आसपास गलत न हुआ होगा, सारे राजनीति में वो सब गलतियां हैं, लेकिन निशाना हम किसी एक को बनाएं और बहुतों को हम कुछ न कहें, वो हमारी एक दूसरी बड़ी गलती है, जो हमारी सामाजिक और हमारे सामाजिक विमर्श की गलती है। जी जी।